हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपना है सेकंड लेक्चर है, ये केमिस्ट्री का एस ब्लॉक का सेकंड लेक्चर है। तो केमिस्ट्री का नहीं, एस ब्लॉक का सेकंड लेक्चर है ये। फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा टाइम आ गया ना, गैप आ गया। याद तो होगा फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था अपन ने, याद तक कर लिया था जी। फ्लैम टेस्ट तक अपन ने कर लिया था ना, कि कैसे कलर दिखाता है वो, ठीक है, कैसे कलर आता है वो मैंने आपको बता दिया था। कि आप एक स्प्रे लो, कैंडल पर जलाओ, मोमबत्ती पर जलाओ तो कलर आएगा, मैंने बता दिया था ये चीज़, है ना। अब इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे अपन इससे आगे का, और अभी मैं बता रहा हूँ, इस लेक्चर के अंदर ही बता रहा हूँ कि जो नेक्स्ट टेस्ट आएगा ना, उसके अंदर केमिस्ट्री आएगी, ठीक है। बायोलॉजी का टेस्ट दे दे के बहुत मजे मार लिए, अब केमिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड करते हैं चीज़ों को अब से, ठीक है। तो बायोलॉजी के अंदर भी आपको स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है ना, वो देखने के लिए मिलेंगे अगले टेस्ट से, और आपको केमिस्ट्री भी देखने के लिए मिलेगी। तो इनके लिए तैयार है ना। बायोलॉजी के अंदर अब तक सारा एनसीईआरटी बेस्ड ही था, आगे भी एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा सारा। जो नीट में पैटर्न है वही रहेगा। क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डायरेक्ट आ रहे थे टेस्ट में, तो बहुत ईजी काम हो रहा था। अब थोड़ा सा उसको टफ करेंगे, टफ इन द सेंस कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो भी आएंगे, है ना। और केमिस्ट्री भी आने वाली है, तो उसके हिसाब से अब देख लेना केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर कौन से आएंगे, वो मैं आज आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वो ज्वाइन कर लेना जिसने नहीं कर रखा है वो। चलो अब बात करेंगे आज के रिएक्शंस की, बात करेंगे। जो जनरल बातें थी ना, वो सारी अपन ने कर ली एस ब्लॉक के अंदर। पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, एस ब्लॉक एक होता है, क्या होता है एस ब्लॉक? जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप दोनों को मिलाकर क्या बनता है? एस ब्लॉक बनता है। दो ग्रुप्स को मिलाकर क्या बनता है? एस ब्लॉक बनता है। मतलब इस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप है जी, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ठीक है। पहले अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप की, बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप के। अपन ने जनरल बातें देख ली कि इसकी साइज कब ज्यादा होती है, कब कम होती है, कब ये फ्लेम टेस्ट दिखाता है, कब क्या दिखाता है, वो सारी बातें अपन कर चुके हैं, ठीक है। पहले अपन फर्स्ट ग्रुप पढ़ रहे हैं, उसके बाद में सेकंड ग्रुप पढ़ लेंगे तो अपना एस ब्लॉक कंप्लीट हो ही जाएगा, क्योंकि एस ब्लॉक के अंदर दो ही तो ग्रुप है, ठीक है भैया। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर अपन ने उसकी जनरल बातें फर्स्ट लेक्चर के अंदर कर ली थी। जिसने वो नहीं देखा वो प्लीज देख के आना। सेकंड लेक्चर अपन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर बात करेंगे अपन रिएक्शंस की, बात करेंगे, है ना, कि फर्स्ट ग्रुप वाले जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो किस वाटर के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं, अमोनिया के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं, उनकी बात करने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले रिएक्शन विद NH3, ठीक है। NH3 के साथ में ये जो मेटल्स है रिएक्ट कैसे करेंगे। कौन से मेटल्स की बात कर रहा हूं यार, पहले तो मैं आपको बता दूं कौन से मेटल्स की बात कर रहा हूं। तो मैं फर्स्ट ग्रुप वाले जो मेटल्स हैं उनकी बात कर रहा हूं। फर्स्ट ग्रुप में मेटल्स कौन से हैं? लीला ने कहा, रूबी, सजी, फिरे की बात नहीं करेंगे, मतलब फ्रेंशियम की बात नहीं करेंगे अपन। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रेडियो एक्टिव है ये। पहले लेक्चर के अंदर ये बातें बता चुका हूं मैं, फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये बातें बता चुका हूं। इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। अपन बातें करेंगे इन्हीं की, लीला ने कहा, रूबी, सजी, फिरे, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की अपन बात करेंगे ना। तो ये जो मेटल्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब ये रिएक्ट कैसे करते हैं अमोनिया के साथ में, NH3 के साथ में किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे अपन, उसकी बात करने वाले हैं। तो ये देखो, ये ध्यान से देखना, ये क्या है? M क्या है? यहां पर अपन कोई सा भी यहां पर रख सकते हैं, कोई सा भी एलिमेंट है, कोई सा भी ये मेटल है ना, ये रख सकते हैं। लिथियम रख दो, सोडियम रख दो, पोटेशियम रख दो, रुबिडियम रख दो, सीजियम रख दो। तो कोई सा भी M की जगह रख सकते हैं, ठीक है भैया। साथ में क्या, किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं? NH3 के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो एक तो अपना मेटल हो गया, मेटल की रिएक्शन तो करवा रहे हैं अपन NH3 की, अपने जो धातु है उसी की रिएक्शन तो अपन NH3 के साथ में करवा रहे हैं। बोला ठीक है भैया, धातु की रिएक्शन करा रहे हैं NH3 के साथ में, तो एक तो धातु लेना पड़ेगा अपन को। तो मैंने लिख लिया M, लिख लिया M। अपन कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे आप लिथियम रख लो, चाहे सोडियम रख लो, चाहे पोटेशियम रख लो, चाहे रुबिडियम, चाहे सीजियम, कोई सा भी M रख सकते हैं ना। चलो, अब अपन ने और क्या लेना, अपन को अमोनिया, NH3 लेना पड़ेगा क्योंकि उसी के साथ में रिएक्शन करवानी है। तो NH3 ले लिया। तो आप बोलोगे भैया ये X + Y क्या लिखा है आपने, ठीक है। या तो अगर आप 2 लिख देते या फिर 3 लिख देते, जितने मॉलिक्यूल है उसके उतने लिख देते। X + Y का क्या मतलब है, ठीक है, अभी देखो तो बताते हैं इसका ना। तो एक जो M है ना, ये जो मेटल है, ये इस NH3 के साथ में क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? M + NH3 बना लेगा। क्या बना लेगा? M + NH3, ठीक है। M पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये क्या बन गया? अमोनिएटेड केटाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक तो अमोनिएटेड केटाइन बन जाएगा, और एक क्या है? एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहां से ये प्लस इसी तरह लेता है,
प्लस चार्ज कब आता है? जब कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, निकल जाता है ना, तभी तो प्लस चार्ज आता है, तभी तो प्लस चार्ज आता है। ये बात तो सबको पता होगी यार, कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहां पर ये m के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, मतलब क्या है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहां गया? ये यहां आ गया जी, एक इलेक्ट्रॉन प्लस NH3। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि x प्लस वाई NH3 का क्या मतलब है। तो x वाला जो NH3 है ना, वो तो इस m के साथ में जुड़ गया, और जो y वाला NH3 है वो किसके साथ में? जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है उसके साथ में जुड़ गया। इसको और समझाऊं? आ जाओ इधर आओ, जाओ थोड़ा ढंग से समझाते हैं ना। मैंने कहा कि NH3 के साथ में रिएक्शन करवानी है मेटल की। बोला ठीक है भैया करवानी है, तो ले लो, क्या ले लो? सबसे पहले तो मेटल ले लो, ठीक है। मैंने मेटल M कोई भी हो सकता है, कोई सा भी मेटल हो सकता है, ये कलर नहीं दिखेगा तो दूसरा कलर ले लेते हैं, ये ले लो, ठीक है। M कोई सा भी मेटल हो सकता है, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सोडियम, कोई सा भी, ठीक है। वो एक ले लिया अपन ने। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करानी है? NH3 के साथ में करवानी है। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है भैया। इसको मैंने लिख दूंगा x प्लस वाई, इसको थोड़ा सा सही लिखते हैं, x प्लस वाई NH3। ऐसे क्यों लिखा आगे बताते हैं। अब क्या बन जाएगा यहां से? m प्लस क्यों प्लस बना है? मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, ठीक है, तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, इस मेटल से अलग हो गया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया तो उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पर क्या है? NH3 इसके साथ में जुड़ेगा, क्योंकि अमोनिया के साथ में जो रिएक्शन है, NH3 के साथ में तो रिएक्शन है, तो NH3 के साथ में जुड़ जाएगा। ये x वाला जो है ना, x प्लस वाई 2 ले रखे अपन NH3 है ना, तो x वाला तो उसके साथ में जुड़ गया, और y वाला जो NH3 है ना, वो इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ में जुड़ गया। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? नहीं है। चलो अब यहां पर देखो, इस वाले पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं थोड़ा इधर ले आऊं तो आप क्या आपको दिखे, मेरे पीछे ना ये, ठीक है। ये वाला क्या, इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भैया, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? केटाइन बोलते हैं कि नहीं बोलते? केटाइन बोलते हैं या नहीं बोलते? बोलते हैं। धनायन बोलते हैं ना, केटाइन नहीं समझ रहे हो तो धनायन बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन है, ये है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर क्या है? नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या है? एनाइन है या नहीं है? एनाइन है या नहीं है? ठीक है, ये क्या है? केटाइन हो गया, ये एनायन होगा, एक धनायन एक ऋणायन, ठीक है, ऋणायन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई। तो मैंने कहा कि जब भी अपन मेटल्स की, ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले जो धातु हैं, इनकी जब अपन रिएक्शन करवाते हैं NH3 के साथ में, तो क्या बनता है? एक बनता है अमोनिएटेड कीटाइन, और एक क्या बन जाएगा? अमोनिएटेड अनायन। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए दिक्कत, ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने बताया अभी आपको, वही चीजें यहां पर लिखी हुई है। क्या लिखा है मैंने? क्षार धातु, एल्कली मेटल्स। ये जो है ना, इनको क्या बोलते हैं? क्षार धातु बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। हिंदी में बात करूं तो क्षार धातु, ठीक है। तो ये जो क्षार धातु है एल्कली मेटल्स, तरल अमोनिया में जब रिएक्ट करता है ना, ये जो क्षार धातु है तरल अमोनिया के साथ में जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? अमोनिया युक्त धनायन और अमोनिया युक्त ऋणायन बनाता है, ठीक है। तो क्षार धातु एल्कली मेटल्स तरल अमोनिया में अमोनिया युक्त धनायन और ऋणायन बनाती है। समझ में आई या नहीं आई ये बताओ। तो ये बातें मैंने आपको जो बताई है ना पहली, यही बातें यहां लिख रखी हैं कि भैया जो आपका जो क्षार धातु है, जो एल्कली मेटल्स है, जो मैंने आपको बता दिया क्षार धातु, ये M है ना, ये क्या क्षार धातु है? M क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कोई सा भी हो सकता है। तो ये क्षार धातु है। ये जो क्षार धातु है तरल अमोनिया में क्या बनाता है? अमोनिया युक्त धनायन ऋणायन, मतलब केटाइन एनायन बनाता है, ठीक है। चलो, उसको धनायन और ऋणायन लिख दिया है ना हिंदी में। कुछ लोगों को शिकायत रही, सर हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो रही है, तो बिल्कुल प्रॉपर हिंदी लो, इससे ज़्यादा हिंदी क्या चाहिए। आज जो हिंदी लेके आए हो ना, लेक्चर देखने के बाद में बताना ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, आज वाली हिंदी देख के बताना कि हाँ अब ठीक है या नहीं है ना, ऐसा रखे तो काम चल जाएगा ना। चलो, अमोनिया युक्त धनायन और ऋणायन विद्युत चालकता के लिए जिम्मेदार हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो है ना एनायन और केटाइन जो बन रहे हैं ना, ये केटाइन और एनायन जो बन रहे हैं, इनकी वजह से इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रही है? इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस है वो हो सकती है, विद्युत चालकता हो सकती है। मतलब समझो ध्यान से, इधर आओ। ये मैंने क्या ले लिया? बीकर ले लिया जी। इसके अंदर क्या है? तरल अमोनिया डाल दिया मैंने। क्या है इसके अंदर? तरल अमोनिया।
ये क्या भर रखा है मैंने, तरल अमोनिया, तरल अमोनिया। अब मैंने इसमें ऊपर से क्या डाल दिया, मैंने उससे मैं ऊपर से डाल दिया मेटल डाल दिया, क्या डाल दिया, धातु डाल दिया। कौन सा धातु डाला, क्षारीय धातु, क्षार धातु डाल दिया मैंने इसमें, बिल्कुल डाल दिया। तो क्या होगा इसमें क्या बन जाएंगे, इसमें बन जाएंगे केटाइन और एनाइन बन जाएंगे। जो अभी अपन ने यहां रिएक्शन लिखा वही इसमें बता रहा हूं मैं आपको, केटाइन और एनाइन बन जाएंगे। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो सॉल्यूशन है ना, इस बीकर के अंदर ये जो सॉल्यूशन बन रखा है, ये क्या कर सकता है, विद्युत का चालन कर सकता है। विद्युत का क्या कर सकता है, चालन कर सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो कर सकता है। कैसे कर सकता है भैया, क्योंकि यार इसके अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, केटाइन भी है और एनाइन भी है। तो क्या यहां पर क्या विद्युत चालकता जो है वो हो सकती है, विद्युत का चालन हो सकता है। ठीक है, तो वही बात यहां लिख रखी है, वही बात लिख रखी है कि अमोनिया युक्त जो धनायन है और ऋणायन है, ठीक है, विद्युत चालकता के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी वजह से ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर विद्युत चालकता हो सकती है। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए यार, बहुत ही नॉर्मल बात है कि यार धनायन है और ऋणायन है, कौन सा है, अमोनिया युक्त है, क्योंकि अमोनिया के साथ में जुड़ा हुआ तो अमोनिया युक्त धनायन और ऋणायन बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अमोनिया युक्त धनायन और ऋणायन की वजह से विद्युत चालकता हो रही है, यही बात लिख रखी है। ठीक है, कि अमोनिया युक्त धनायन और ऋणायन विद्युत चालकता के लिए जिम्मेदार है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला पॉइंट क्या है, सभी क्षार धातुएं तरल अमोनिया में घुल जाती हैं और नीला घोल बनाती हैं। जितनी भी क्षार धातुएं हैं ना, वो सारी की सारी क्या है, तरल अमोनिया में घुल जाती हैं और क्या बनाती हैं, नीला घोल बनाती हैं। ठीक है, क्या बोला है मैंने, कुछ नहीं बोला यार, कि ये जितनी भी मेटल्स है ना, क्षार धातु हैं, जितनी भी क्षार धातु हैं, कौन कौन सी क्षार धातु हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम और सीजियम है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सारी की सारी जो क्षार धातुएं हैं वो सारी की सारी इस तरल अमोनिया में क्या करेंगी, घुल जाएंगी, बिल्कुल घुल जाएंगी। और घुलने के बाद में ये जो तरल है ना, ये जो तरल बच गया, ये जो सॉल्यूशन है कैसा बन जाएगा, ये घोल कैसा बन जाएगा, नीले कलर का बन जाएगा, नीले रंग का बन जाएगा। समझ में ये बात है, मैं ये बोल रहा हूं कि एक अपन ने क्या ले लिया, पात्र ले लिया, बीकर ले लिया ना, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, तरल अमोनिया डाल दिया, उसके अंदर मैंने कोई सा भी क्षार धातु डाल दिया, कोई सा भी क्षार धातु, आपका जी करे तो लिथियम डाल दो, सोडियम डाल दो, पोटेशियम डाल दो, रुबिडियम डाल दो, सीजियम डाल दो, कोई सा भी डाल दो, आपने डाल दिया। जैसे ही आप डालोगे तो क्या होगा, जो तरल अमोनिया था उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला घोल बन जाएगा। वो घोल कैसा बन जाएगा, इस पात्र के अंदर नीला बन जाएगा। यही बात बोली है, यही बात बोली है। देखो क्या पढ़ रहे हैं अपन, रिएक्शन विद अमोनिया, NH3 के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं इन क्षार धातुओं की, तब क्या क्या अपन को देखने के लिए मिलता है, बस वही चीजें अपन पढ़ रहे हैं ना, वही चीजें अपन ने पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो अमोनिएटेड केटाइन बनता है, एक एनाइन बनता है, ये बात बता दी। अब केटाइन और एनाइन बने तो विद्युत चालकता होगी इनके अंदर, बिल्कुल होगी। और मैं ये बोल रहा हूं कि कोई सा भी क्षार धातु आप तरल अमोनिया के अंदर डाल दो, कोई सा भी क्षार धातु आप तरल अमोनिया के अंदर डाल दो, तो वो जो घोल है वो कैसा बन जाएगा, नीला बन जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए यार, है ना। तो सभी क्षार धातुएं तरल अमोनिया में घुल जाती हैं और नीला घोल बनाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह नीला घोल विद्युत का संचालन करता है। ये जो नीला घोल है ये विद्युत का संचालन करता है, क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर यार क्या प्रेजेंट है, क्या है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मुझे, ये जो एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, विद्युत का चालन हो रहा है, विद्युत का चालन हो रहा है। ठीक है, तो विद्युत का संचालन करता है। ये जो नीला घोल बन गया ये क्या विद्युत का संचालन करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। और इससे अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर होती है। अब एक तो देखो विद्युत संचालन क्यों कर रहा है, ये विद्युत का संचालन क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन है। ये दिखाऊं मैं आपको, ये अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन, ये रहा, हट जा, ये रहा अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन इनके अंदर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, विद्युत का संचालन हो रहा है। और क्या है, इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर होती है, इनकी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर होती है। किसकी होती है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर, ये जो क्षार धातु है इनकी। ठीक है, आगे इनकी और बात करेंगे ना। यह डाइल्यूट सॉल्यूशन अनुचुंबकीय प्रकृति का है। ठीक है, ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, ये किस प्रकार का होता है, ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया ना, ये जो घोल बना है ना, ये जो घोल बना है ये किस प्रकार की इसकी होती है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। किस प्रकार का होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर, अनुचुंबकीय प्रकृति का, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, रंग कैसा था, नीला रंग था, घोल का रंग था कैसा था, नीला रंग था। लेकिन अगर आप इसमें मेटल के आयन बढ़ा दोगे,
ठीक है। अगर आप इसमें जो धातु है उसके आयन अगर घोल में जितने बढ़ाते जाओगे, ये जो घोल है ना, ये जो घोल बना रखा है, ये कैसे रंग का था? नीले रंग का था। अब जितने आप इसमें मेटल के आयन जो है वो बढ़ाते जाओगे, जितने ज्यादा इसमें धातु के जो आयन है वो बढ़ाते जाओगे, इसका रंग कैसा हो जाएगा? कॉपर ब्रोंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कॉपर ब्रोंज रंग हो जाएगा। नीले, पहला नीला था, पहले रंग कैसा था इसका? घोल का रंग नीला बनता है। लेकिन आप जैसे जैसे इसमें मेटल के जो आयंस है वो बढ़ाते जाओगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? कॉपर ब्रोंज जो है इसका रंग हो जाएगा। इसका रंग कैसा हो जाएगा? कॉपर ब्रोंज हो जाएगा ना। और विपरीत स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन क्लस्टर के कारण वे प्रतिचुंबकीय डाइड मैग्नेटिक हो जाते हैं। अब जब आप इसका देखो, मैं बताता हूं आपको, अगर इसमें देखो एक मेटल आयन है ना, इसमें एक मेटल आयन है, अगर आपने एक ही मेटल डाला इसके अंदर तो क्या होगा? ये एक मेटल आयन है तो M+, एक ही M+ बनेगा और एक क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि एक मेटल है, ठीक है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं मेटल यहां पर 2 डाल दूं, अगर मैं 2 धातु यहां पर डाल दूं तो क्या होगा? 2 M पॉजिटिव हो जाएंगे और 2 ही क्या इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। मानते हो या नहीं मानते ये बात? ठीक है। अगर मैं यार एक मेटल लूंगा तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा बाहर, एक ही क्या निकालेगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। तो अगर मैंने एक मेटल लिया तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये M पॉजिटिव बनेगा। अगर मैं 2 मेटल ले लूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा बाहर, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 2 M पॉजिटिव आएंगे। ये बात मानते हो या नहीं मानते? तो मैं यही बात बोल रहा हूं कि जितने ज्यादा आप M पॉजिटिव बढ़ाओगे ना उस घोल के अंदर, उस नीले घोल के अंदर आप जितने ज्यादा M पॉजिटिव बढ़ाओगे, ये M के जो आयन है, M क्या धातु आयन है, मेटल आयन, ये M पॉजिटिव आप जितने ज्यादा बढ़ाओगे ना वो घोल नीले से कैसा हो जाएगा? कॉपर ब्रोंज रंग का हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में यह बात बोल रहा हूं आपको कि जो आप M पॉजिटिव बढ़ाओगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती जाएगी। अगर एक मेटल लोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, अगर मेटल 2 लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, मेटल 3 लोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, और ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा ऐसा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है? ऐसा है। दोनों क्या है? विपरीत है, एक दूसरे क्या है? विपरीत है। तो विपरीत है तो एक दूसरे साथ में क्या कर लेंगे? आपस में क्या कर लेंगे? ये बंध जाएंगे जी, आपस में क्या आ जाएंगे? साथ साथ में आ जाएंगे। अगर ये दोनों विपरीत दिशा के अंदर है ना, दोनों विपरीत हैं, स्पिन के अंदर हैं, तो पास पास आ जाएंगे। और जब पास पास आ जाएंगे तो दोनों पास पास आ जाएंगे, एक आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। जब अकेला इलेक्ट्रॉन था ना उस घोल के अंदर, जब एक इलेक्ट्रॉन था ना तो घोल कैसा था? पैरामैग्नेटिक था। तब कैसा था? पैरामैग्नेटिक। और अब घोल कैसा बन गया? डायमैग्नेटिक। क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन जो अकेला था ना उसको अपना साथी मिल गया, वो दूसरे के साथ में जुड़ जाएगा। अब क्या है? वो एक अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, अब वो जुड़ गया है। अब कैसा घोल कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ये लास्ट जो पॉइंट है वो समझ में आया या नहीं आया? मैं एक बार वापस बता देता हूं यार, वापस बता देता हूं। मैं बोल रहा हूं नीले रंग का घोल बना लिया था अपन ने। जब भी अपन तरल अमोनिया के अंदर कोई क्षारीय धातु डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो नीले रंग का घोल बन जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये बोल रहा हूं कि आपने एक मेटल डाला है, ठीक है, उसकी जगह मतलब आपने एक लिथियम डाला, उसकी जगह 2 लिथियम डाल दो, 2 लिथियम डाल दो, 3 लिथियम डाल दो, तो आप लिथियम की संख्या बढ़ाते जा रहे हो, लिथियम आयन की संख्या अब बढ़ाते जा रहे हो उस घोल के अंदर। तो घोल का रंग अब कैसा हो जाएगा? नीले से कैसा हो जाएगा? कॉपर ब्रोंज हो जाएगा जी। कैसा हो जाएगा? कॉपर ब्रोंज हो जाएगा, ठीक है, कॉपर ब्रोंज रंग हो जाएगा उसका नीले से। और मैं बोल रहा हूं जब आप लिथियम एक डाल रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, क्योंकि लिथियम डाला आपने, लिथियम से क्या हो जाएगा? वो Li+ हो जाएगा, लिथियम प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? ठीक है, आपने लिथियम डाला जी, लिथियम डाला आपने, ठीक है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो क्या जाएगा? लिथियम पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो अगर आप 2 लिथियम डालोगे तो 2 लिथियम पॉजिटिव बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो मैं बोल रहा हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन जो आपस में बाहर निकले ना वो आपस में जुड़ जाएंगे और वो घोल जो पैरामैग्नेटिक था पहले वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये पॉइंट क्या लिख बोलता है? Fe जैसी अशुद्धियों और उत्प्रेरक की उपस्थिति में नीला घोल विघटित होकर अमाइड के साथ H2 बनाता है। अगर इस घोल के अंदर देखो, घोल अगर शुद्ध है ना, घोल अगर शुद्ध है जिसमें अपन सिर्फ अमोनिया और अपना जो था क्षार धातु वो डाल रहे हैं, जो घोल अपन ने लिया है ना, जो घोल अपन ने लिया है उस पात्र के अंदर, जो घोल अपन ने लिया है उसके अंदर अपन ने क्षार धातु डाला है और उसके अंदर तरल अमोनिया, बस 2 ही चीज है जी, 2 ही चीज है, उसके अलावा कोई अशुद्धि उसके अंदर नहीं है। लेकिन अगर उस घोल के अंदर अशुद्धि हो, जैसे Fe जैसी अशुद्धि हो, ठीक है, और कोई उत्प्रेरक हो, कोई अशुद्धि हो, जैसे
सोडियम Fe बोल रहा है, ठीक है, सोडियम नाम निकल गया। Fe जैसी कोई अशुद्धि हो, फेरस जैसी कोई अशुद्धि हो और उसमें उत्प्रेरक हो, कैटालिस्ट हो, या तो कोई कैटालिस्ट हो या फिर कोई अशुद्धि हो, तो जो घोल है ना, तो जो घोल है, नीला जो घोल है ना, वो विघटित हो जाएगा, ठीक है, वो टूटेगा और क्या बनाएगा, वो अमाइड और H2 बनाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात है? देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बाबू। अगर ये घोल है ना, ये मैं वापस पात्र बना रहा हूं, मैं वापस बनाऊंगा, आपको समझाना यार मेरे को। ये अपन ने एक पात्र ले लिया, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये तरल अमोनिया है, ये तरल अमोनिया ले रखा है मैंने, और इसके अंदर अगर मैं कोई मेटल डाल दूं, जैसे मैंने सोडियम डाल दिया, सोडियम डाल दिया, तो रिएक्शन बहुत सिंपल होगी। रिएक्शन क्या बनेगी इसके अंदर, रिएक्शन बनेगी, अपन ऊपर प्रॉपर्टी क्या है वही है, ठीक है, क्या बन जाएगी, Na प्लस NH3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन NH3, ये रिएक्शन बनती है, ये रिएक्शन बनेगी है ना। अगर ये है, अगर कोई अशुद्धि नहीं है, अगर घोल में कोई अशुद्धि नहीं है तो ये रिएक्शन बनेगी और रंग कैसा बनेगा, नीला घोल हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन अगर इसमें अशुद्धि है ना, अगर इसमें क्या है, कोई अशुद्धि है, जैसे मान लो इसमें क्या है, इसमें क्या है, Fe है जी, इसमें क्या है, Fe है, इस घोल के अंदर क्या है, Fe है, ठीक है, और मैंने इसमें क्या डाल दिया, सोडियम डाल दिया, ठीक है। तो अब रिएक्शन क्या होगी, अब रिएक्शन क्या होगी, अब क्या बन जाएगा इसमें, अब इसमें रिएक्शन बन जाएगी, अमाइड बन जाएगा, NaNH2 प्लस हाफ H2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये NaNH2 बन जाएगा, ये क्या बन गया, आपकी अमाइड बन गया, और क्या बन जाएगा आपका डाइहाइड्रोजन H2 बन जाएगा ना, ठीक है। तो यही बात यहां लिख रखी है कि भैया अगर कोई जो नीला घोल है अपना, जो नीला घोल है, अगर उसमें कोई अशुद्धि हुई, अगर उसमें कोई अशुद्धि हुई, जैसे Fe है, ऐसी कोई अशुद्धि हुई, या फिर कोई कैटालिस्ट हुआ, उत्प्रेरक हुआ, तो सारी रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, उसमें अमाइड और H2 बनेगा, जो नीला घोल है वो विघटित हो जाएगा और क्या बना लेगा, अमाइड और H2 बना लेगा। जैसे यहां पर देखो Na और NH3, Na क्या है, क्षार धातु, बिल्कुल है क्षार धातु, इसके अपन ने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, NH3 के साथ में रिएक्शन करवाई। जब अपन ने NH3 के साथ में रिएक्शन करवाई तो क्या बन गया, NaNH2 बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि इसमें क्या था, कोई ना कोई अशुद्धि थी, इसमें कोई ना कोई, इस घोल के अंदर कोई ना कोई अशुद्धि थी, इस वजह से NaNH2 बन गया और साथ में H2 बन गया, ठीक है। चलो अब बात करेंगे अपन जल योजन ऊर्जा की बात करेंगे। ये अपन ने रिएक्शन विद NH3 भी बात कर ली, NH3 के साथ में रिएक्शन कैसे होती है वो अपन ने देख लिया, डिटेल में देख लिया, इससे ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं आएगा ना, क्वेश्चन आता है इससे, तो उसको ढंग से मैंने समझाया, पूरी कोशिश करी है, समझ में आया भी होगा आपका ना। अब बात करेंगे अपन जलयोजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रेशन जिसको बोलते हैं जलयोजन ऊर्जा, ठीक है, इंग्लिश में हाइड्रेशन एनर्जी या फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। ये जलयोजन ऊर्जा क्या है, देखो भाई, धनायन के जलयोजन के कारण क्षार धातु लवण आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। केटाइन जो है ना, केटाइन, ठीक है, उसकी हाइड्रेशन के कारण, केटाइन जो है उसकी हाइड्रेशन के कारण जो क्षार धातु लवण है ना, जो अल्कली जो सोल्ट्स हैं, अल्कली मेटल के जो सोल्ट्स हैं, ठीक है, क्षार धातु के जो लवण है वो क्या है, पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। अभी समझाऊंगा क्या होता है ना। धनायन जितना छोटा होगा उसके जलयोजन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी, मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो यार, ध्यान से देखना। धनायन के जलयोजन के कारण क्षार धातु लवण आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं। क्या बोल रहा है कि भैया धनायन जो है उसका जलयोजन होता है, उसके कारण जो क्षार धातु के जो लवण है वो आमतौर पर क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं पानी के अंदर। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना ये चाह रहा है कि जैसे ही आप कोई धनायन है, ठीक है, क्षार धातु का कोई धनायन है, Li पॉजिटिव है, ये क्या धनायन है, बिल्कुल है जी धनायन। इसको जब आप पानी में डालोगे तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो पानी के जो अणु हैं, जो जल के जो अणु हैं, वो इसके साथ में आगे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे जी, इसके साथ में आगे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। वे इसके साथ में जैसे चिपकेंगे, ठीक है, तो पानी में घुल ही जाएगा ना, पानी जब कोई चीज के चिपक रहा है तो वो चीज घुल ही जाएगी। तो वही बात यहां पर बोल रहा है, अगर आप जैसे मैं डाल दूं LiCl, डाल दूं LiCl जो है वो मैं डाल दूं, ठीक है, तो LiCl जो है वो जैसे ही पानी में जाएगा, ठीक है, वाटर में जाएगा, तो ये Li प्लस जो है वो उसके पानी जो है वो आके चिपकेगा, H2 के मॉलिक्यूल जो है वो आके चिपकेंगे। जैसे ही वो चिपकेंगे तो ये LiCl जो है ये लवण है, क्षार धातु का लवण है, ठीक है, ये सोल्ट है, तो ये जाकर उसमें घुल जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन NaCl की बात कर लें, NaCl की बात कर लें, तो NaCl को जैसे ही पानी में डालेंगे तो Na पॉजिटिव जो है ना, इसके चारों तरफ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो आके चिपकेंगे, जैसे चिपकेंगे तो पानी के अंदर वो नमक आपका घुल जाएगा, ठीक है, यही बात यहाँ बोली गई है।
अब दूसरी बात क्या है, धनायन जितना छोटा होगा ना, धनायन जितना छोटा होगा उसके जलयोजन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। धनायन जितना छोटा होगा उसके जलयोजन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। मतलब मैं ये बात बोल रहा हूं कि जितना छोटा केटायन होगा ना, उसका जलयोजन उतना ही ज्यादा होगा, उसके जलयोजन की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि जो केटायन है ना, मान लो Li प्लस जो है, Li प्लस जो है वो इतना है और Na प्लस जो है वो इतना है, ठीक है। तो Li प्लस छोटा होता है, साइज में छोटा होता है, अपने को पता है ना। Li प्लस की साइज छोटी होती है, क्योंकि जब अपन ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाते हैं तब साइज बढ़ती है, तो Li प्लस की साइज तो सबसे छोटी होती है। मतलब Li प्लस का जो केटायन है वो Li प्लस जो केटायन है वो सबसे छोटा है, ठीक है। तो जब छोटा है ना तो इसके H2O जो है ना, बहुत सारे H2O जो है इसके आगे चिपक जाएंगे। वही बात है जब पहले स्कूल में कोई टीचर अपने छोटे बच्चे को लेकर आता ना, जब स्कूल में टीचर अपने छोटे बच्चे को लेकर आता तो सारी की क्लास की जो लड़कियां हैं उस बच्चे की चिपक जाती थी, ठीक है, उसको खिलाने के लिए, ठीक है, ये क्यूट है व्यूट है, ठीक है, वो करती थी। छोटा बच्चा जब भी लेके आते, बच्चा या फिर बच्ची, कोई भी टीचर अपना लेके आता था तो उसके सारी क्लास की जो लड़कियां हैं उसके पीछे पागल, ठीक है। वही बात यहां पर हो रही है कि भैया जितना छोटा होगा ना ये केटायन, जितना छोटा होगा पानी उतना पागल हो जाएगा, पानी उतना पागल हो जाएगा उसकी चिपकने के लिए। तो ये जो H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही उसके पास आने लग जाएंगे, ठीक है। H2O के मॉलिक्यूल्स इतने ही पास जाने लग जाएंगे। तब ये H2O के मॉलिक्यूल्स को चिपक जाएंगे। ये Li प्लस अपने डाला, ध्यान से सुनो, Li प्लस जो है अपन ने पानी में डाला, Li प्लस भी डाला, छोटा सा था, लेकिन जैसे ही अपन ने पानी में डाला तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो पागल हो गए उसको देख के कि भैया मैं चिपकूंगा, और उसके बहुत सारे चिपक गए, बहुत सारे उसके पानी के वो मॉलिक्यूल्स हैं वो चिपक गए, किसके, Li प्लस के चिपक गए। अब उसके बहुत सारे चिपक गए तो वो छोटे से क्या हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा बड़ा दिखेगा आपको। कैसे बड़ा दिखेगा, यहां जगह नहीं, इधर देख, ये Li प्लस इतना सा था बेचारा, ये Li प्लस जो है वो इतना सा था। अब इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल चिपक गए पानी के, तो ये Li प्लस जो है अपन को इतना बड़ा दिखेगा। क्यों बड़ा क्यों दिखेगा, क्योंकि इसके चारों तरफ पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो चिपक गए, तो अपन को बड़ा दिखेगा ये। तो मैं ये बोल रहा हूं कि धनायन जितना छोटा होगा ना, धनायन जितना छोटा होगा उसके जलयोजन की जो मात्रा है उतनी ही अधिक होगी, ठीक है, उसके पानी के मॉलिक्यूल्स उतने ही ज्यादा चिपकेंगे। मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो कि धनायन जितना छोटा होगा, केटायन जितना छोटा होगा ना, उसके जलयोजन की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। जो जितना छोटा होगा पानी में, वो पानी में जाने के बाद उतना ही बड़ा हो जाएगा। किसकी वजह से, जलयोजन की वजह से, हाइड्रेशन की वजह से, ठीक है। Li जो है वो सबसे छोटा होता है, क्योंकि अपन ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाते हैं तब साइज बढ़ती है। मतलब Li की साइज जो है, लिथियम की साइज सबसे छोटी होती है और सीजियम की साइज सबसे बड़ी होती है। ये अपन पहले लेक्चर के अंदर पकड़ चुके हैं, और ये तो यार नो कॉमन सेंस की बात है ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर भी पढ़ चुके हैं अपन। तो Li की साइज सबसे छोटी होती है ग्रुप के अंदर और CS की सबसे बड़ी होती है। तो जब मैं पानी के अंदर Li को डालूंगा और एक तरफ मैं CS को डालूंगा पानी के अंदर, एक तरफ मैंने पानी के अंदर मैंने डाला लिथियम को और दूसरी तरफ मैंने डाला सीजियम को, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो H2O है, वो किसको देख के पागल होगा, वो देख के पागल हो जाएगा किसको, Li प्लस को, क्योंकि वो छोटा है, क्यूट है, तो छोटा है तो उसकी तरफ वो पागल हो जाएगा कि हाँ इसके तो मैं चिपकूं, इसके तो मैं चिपकूंगा। तो बहुत सारे जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके चिपकने लग जाएंगे, Li प्लस के चिपकने लग जाएंगे, क्योंकि वो छोटा है। तो जैसे चिपक जाएंगे उसके सारे चिपक जाएंगे, तो अब वो क्या है, आपको बड़ा दिखने लग जाएगा। Li प्लस अपने डाला इतना सा था, उसको पानी के अंदर डाला तो पानी के मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ चिपक गए। अब वो Li प्लस जो है वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा बड़ा दिखने लग जाएगा। तो जो जितना छोटा होता है ना पानी में डालने से पहले, जो जितना छोटा होता है वो पानी में जाने के बाद में उतना ही बड़ा हो जाता है। जो पानी में डालने से पहले जितना छोटा होता है, जो केटायन पानी में डालने से पहले जितना छोटा होता है, वो पानी में डालने के बाद उतना ही बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है, क्योंकि छोटा जो धनायन होता है ना, छोटा जो केटायन होता है, उसकी जलयोजन मात्रा जो है उतनी ही अधिक होती है। क्योंकि उस जलयोजन मात्रा का मतलब क्या है, उसके पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी चिपकते हैं, क्योंकि वो क्यूट होता है। ऐसे समझाने का तरीका, समझे, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आया, ये थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं इसको। ठीक है। तो धनायन जितना छोटा होगा ना, जो केटायन जितना छोटा होगा, उसके जलयोजन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। समझ में आया या नहीं आया यार, जल्दी बताओ, समझ में आया ये बात है ना। चलो अब ये देखो यहां पर लिखा है, वो जो पढ़ा है वही चीज लिख रखी है ना, कि Li प्लस Na प्लस
Ka प्लस Rb प्लस Cs प्लस, मतलब लिथियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ठीक है। लिथियम से सोडियम की तरफ, लिथियम से सीजियम की तरफ, सोडियम बोल रहा हूं, लिथियम से सीजियम की तरफ जब जाएंगे ना तब क्या क्या होगा मैं आपको बता दूं। तो मैं इनमें पहले तो बता दूं आपको, लिथियम सबसे छोटा होता है, लिथियम सबसे छोटा होता है और सीजियम सबसे बड़ा है ग्रुप के अंदर। ये एक ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है, यही तो है। तो इसके अंदर लिथियम सबसे छोटा होता है और सीजियम सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि लिथियम से सीजियम की तरफ जाएंगे ना अपन, लिथियम से, ये देखो एरो का निशान देखो, सीजियम की तरफ जा रहा है, हाँ। तो लिथियम से जब हम सीजियम की तरफ जाते हैं तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जो है वो कम हो जाती है। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या है, जलयोजन की मात्रा, जलयोजन की मात्रा है वो कम होती है। बोले नहीं समझे, तो अभी तो बताया यार, अभी तो बताया है, बस ध्यान से देखो। अभी जो मैंने बात बोली थोड़ी देर पहले बस वही है। यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि जब लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं ना तो जलयोजन की मात्रा कम होती है। कैसे कम होती है, क्योंकि भैया लिथियम छोटा है, सीजियम बड़ा है। लिथियम के ये जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा चिपकना चाहेंगे और सीजियम के कम चिपकना चाहेंगे। तो मैं बोल रहा हूं कि लिथियम से जब सीजियम की तरफ जाएंगे तो सीजियम के कोई चिपकना नहीं चाहता, कोई वाटर का मॉलिक्यूल चिपकने नहीं चाहता। तो यहां पर इधर की तरफ आएंगे तो ये अपनी जलयोजन की मात्रा तो कम हो ही जाएगी ना। तो ये लिखा है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जो वो कम होती है, जलयोजन की मात्रा कम होती है। फिर आगे देखें, दूसरा पॉइंट क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होती है। हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होती है लिथियम से जब सीजियम की तरफ जाते हैं, लिथियम से जब सीजियम की तरफ जाते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। हाइड्रेशन एनर्जी वही जलयोजन ऊर्जा। जब जलयोजन की मात्रा ही कम हो गई भाई, कोई वाटर का मॉलिक्यूल जब चिपकना ही नहीं चाह रहा सीजियम की, तो उसकी जलयोजन की ऊर्जा भी कमी होगी ना, जलयोजन ऊर्जा भी कम ही होगी। तो मैं बोल रहा हूं, अगर आपको पूछे, अब दो क्वेश्चन बन गए यहां पर, अगर आपको पूछे कि भैया सबसे ज्यादा जलयोजन की मात्रा किसकी, तो बोल देना लिथियम आयन की। और बोले सबसे कम जलयोजन की मात्रा किसकी, तो बोल देना सीजियम की। आपको पूछे सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी, सबसे ज्यादा जलयोजन ऊर्जा किसकी होती है, तो बोल देना लिथियम आयन की। सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी किसकी, तो बोल देना सीजियम आयन की। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, हाइड्रेटेड आयन साइज। हाइड्रेटेड आयन साइज क्या होती है, इधर से इधर जाएंगे ना, लिथियम से सीजियम की तरफ जाए तो वो भी क्या होती है, कम होती है। अब ये हाइड्रेटेड आयन साइज क्या है वो ध्यान से सुनो। तो मैंने एक बात बोली थी थोड़ी देर पहले कि पानी में डालने से पहले जो जितना छोटा होता है ना वो पानी में डालने के बाद में उतना ही बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके पानी के मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं। ये बात मैंने बोली या नहीं बोली, बोली थी ना। अगर नहीं बोली, आपको लगता है कि मैंने नहीं बोली, तो थोड़ा सा पीछे कर लो, वीडियो को थोड़ी सी पीछे कर लो और मैंने बोल दिया ना। जो पानी के अंदर डालने से पहले जितना छोटा होता है वो पानी में डालने के बाद में उतना ही बड़ा हो जाएगा। ये बात मैंने बोली। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके पानी के मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे। तो वही बात यहां पे लिख रखी है कि भाई लिथियम से अपन सीजियम की तरफ जाते हैं ना, इधर से इधर की तरफ जाएंगे, लिथियम से जब सीजियम की तरफ जाएंगे तो हाइड्रेटेड आयन साइज जो वो कम हो जाएगा। मतलब वो आयन जिसके पानी के मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं, वो आयन जिसके पानी के मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं उसकी साइज कम होने लगेगी। तो वही बात तो है ना बाबू कि लिथियम जो है वो छोटा होता है सबसे, ठीक है। पानी में डाल देंगे तो H2 के मॉलिक्यूल्स पागल हो जाएंगे, यार कितना क्यूट आ गया, तो उसके चिपक जाएंगे, सारे चिपक जाएंगे तो लिथियम बहुत बड़ा हो जाएगा, लिथियम की साइज बहुत बड़ी हो जाएगी। और वहीं सीजियम को अपन पानी में डालेंगे तो कोई चिपकना ही नहीं चाहेगा, तो उसकी साइज छोटी रहेगी। तो यही बात मैंने बोली कि हाइड्रेटेड आयन साइज जो है वो कम होती है जब अपन लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं। तो यहां से भी एक चीज मिलती है अपन को कि सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड आयन साइज किसकी है, तो बोल देना लिथियम की। और आपको बोलिए कि सबसे कम हाइड्रेटेड आयन साइज किसकी है, सबसे कम हाइड्रेटेड आयन साइज किसकी, तो बोल देना सीजियम की। सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड आयन साइज, देखो अगर आपको पूछे कि सबसे छोटा कौन है तो लिथियम है, लेकिन हाइड्रेटेड आयन साइज उसकी बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि जो सबसे छोटा होता है उसको पानी में डाल दो उतना ही बड़ा हो जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि उसके H2 मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे, वो पागल हो जाएंगे उसके लिए, ठीक है। फिर जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, आयनिक कंडक्टेंस जो है वो बढ़ेगी। आयनिक कंडक्टेंस जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। जो आयंस हैं वो आपस में भागेंगे ज्यादा, ये समझ लो है ना। आयन जो है वो उनकी मोबिलिटी, जो भागने की जो ताकत है वो ज्यादा बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, अपन लिथियम से जब सीजियम की तरफ जाते हैं तो आयन जो है वो भागने की क्षमता उनकी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है वो बताता हूं मैं आपको। लिथियम जो है वो सबसे छोटा है, वही बातें। लिथियम जो सबसे छोटा है उसको पानी में डाला सबसे बड़ा हो गया, पानी में डालने के बाद में सबसे बड़ा हो गया, मतलब सीजियम से बड़ा हो जाएगा पानी में डालने के बाद में। पानी में डालने के बाद में लिथियम सबसे बड़ा हो जाएगा। तो भाई जो जितना भारी होगा ना, जो जितना भारी इंसान होगा वो उतना ही धीरे चलेगा, वो इतना ही धीरे चलेगा।
ज़्यादा जोर से वो चल नहीं पाएगा, ज़्यादा जल्दी जल्दी वो चल नहीं पाएगा। वही बात करूँ मैं सीजियम की, तो सीजियम को अपन ने पानी में डाला, इसके कोई पानी का मोलिक्यूल चिपकना नहीं चाहेगा, चिपकना नहीं चाहेगा तो इसकी साइज छोटी रहेगी, जितनी साइज छोटी उतना वो जल्दी जल्दी भाग पाएगा, उतना वो जल्दी जल्दी भाग पाएगा। तो अपन लिथियम से जब सीजियम की तरफ आते हैं ना, तो आयनिक कंडक्टेंस जो है वो बढ़ती है, जो आयंस की जो भागने की जो क्षमता है ना वो बढ़ती है। समझ में आई बात? क्यों बढ़ती है? देखो लिथियम नॉर्मल लाइफ के अंदर छोटा है, नॉर्मल लाइफ के अंदर छोटा है, लेकिन पानी में डालने के बाद में यार वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, पानी में डालने के बाद बड़ा हो जाता है। क्यों होता है वो बता चुका हूं मैं आपको। तो बड़ा जो होगा, जो मोटा मोटा होगा वो भाग नहीं पाएगा, और जो पतला पतला होगा, छोटा छोटा होगा वो भाग जाएगा। तो वही बात है कि भाई CS प्लस जो सीजियम है उसकी आयनिक कंडक्टेंस वो ज्यादा होती है, उसकी भागने की क्षमता वो ज्यादा होती है। चलो ये समझ में आया नहीं आया बताओ। अब आगे बात करते हैं अपन किसकी, मानक ऑक्सीकरण विभव की बात करते हैं। मानक ऑक्सीकरण विभव की बात करते हैं। क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, चलो तो मैं क्या बोल रहा हूं, सभी क्षार धातुओं में मानक ऑक्सीकरण विभव का सकारात्मक मान उच्च होता है। मतलब ये इधर ले आते हैं इसको, जितने भी क्षार धातु हैं वो आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सभी जो क्षार धातु हैं उनका जो ये मानक ऑक्सीकरण विभव है, ठीक है, वो सकारात्मक उसका जो सकारात्मक मान है, पॉजिटिव वैल्यू जो है वो हाई होती है, पॉजिटिव वैल्यू जो है हाई होती है। ठीक है, ये जो इसको क्या बोल शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, इसको शॉर्ट में क्या लिख दिया अपन ने, एसओपी लिख दिया ना, शॉर्ट में क्या बोल देंगे, एसओपी। ठीक है, तो ये एसओपी होता क्या है, जो मानक ऑक्सीकरण विभव है ये होता क्या है ये समझो। इसका यहां लिखा है पानी में इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति। ठीक है, एसओपी क्या है, ये जो मानक ऑक्सीकरण जो विभव है ये होता क्या है, पानी में इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उसकी एसओपी उतनी ज्यादा होगी भाई। जो जितना जल्दी पानी में इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना, ठीक है, उसका मानक ऑक्सीकरण विभव जो है उतना ही ज्यादा होगा। समझे, मैं ये बोल रहा हूं जितने भी क्षार धातु हैं ना, अपने जितने भी क्षार धातु हैं, आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सारे क्षार धातु हैं। ये जो क्षार धातु हैं इन सब की पॉजिटिव वैल्यू होती है, किसकी, मानक ऑक्सीकरण विभव की जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब मैं बोल रहा हूं ये मानक ऑक्सीकरण विभव होता क्या है, होता क्या, क्योंकि देखो जितने भी क्षार धातु सारे ही क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकाल देते हैं, जैसे ही वो पानी में जाते हैं अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो उनकी सबकी वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। तो मैं आपको बता रहा हूं मानक, ये मानक ऑक्सीकरण विभव होता क्या है, तो उस किसको बोलते हैं कि भैया जो आपका जो एटम है, जो धातु है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, एलिमेंट जो है ना, वो पानी में जाने के बाद में जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, ठीक है, पानी में जाने के बाद में जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपना छोड़ेगा उसका मानक ऑक्सीकरण विभव उतना ही ज्यादा होगा। तो जो पानी में इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं अपन, एसओपी बोलते हैं, मानक ऑक्सीकरण विभव बोलते हैं। पानी में इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति को मानक ऑक्सीकरण विभव बोलते हैं। ये समझ में आ गया। चलो, एल्कली मेटल जो होते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एल्कली मेटल जो है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एल्कली मेटल्स क्षार धातु बात हो रही है ना, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अभी रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में थोड़ा समझा देता हूं आपको, अगर आपको नहीं पता है तो बस बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूं। ठीक है, कोई मेटल है, ठीक है, ये क्या करेगा, एक मेटल है, कोई रिएक्शन हो रही है, मान लो है ना, कोई रिएक्शन हो रही है, ये मेटल है, इसमें किसी बी के साथ में, कोई भी ऐसा ले रखा है अपन ने, बी के साथ में इसकी क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। तो यहां पर जो मेटल, जो भी मेटल है ना, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, इसको दे दिया ना, एम ने बी को इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो क्या हो जाएगा, एम अब तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर एम ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो एम क्या हो गया, यहां पर ऑक्सीडाइज हो गया, खुद तो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, और बी को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, बी को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद तो ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस करता है। मान लो मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, तो मैं खुद तो ऑक्सीडाइज होऊंगा और दूसरे को क्या करूंगा, रिड्यूस करूंगा। और अगर मैं मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, तो मैं खुद तो रिड्यूस होऊंगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करूंगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताता हूं मैं आपको, पहले ये समझो। अगर मान लो मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, तो मैं खुद तो ऑक्सीडाइज होऊंगा और दूसरे को रिड्यूस करूंगा।
तभी तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, क्योंकि मैं दूसरे को रिड्यूस कर रहा हूं। और अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं खुद तो रिड्यूस होऊंगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करूंगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? चलो, अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या है, तो उसको सिंपल से समझो कि जो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे दे, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे दे, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स ले ले, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आई बात? ऐसे मैं बताऊं कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, मेरे इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे दूं, मैं मेरे इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे दूं, तो मैं क्या हूं? मैंने उसको क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। मैंने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे दिए, तो मैंने क्या कर दिया? उसको रिड्यूस कर दिया, और मैं खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। वहीं मैं किसी और के इलेक्ट्रॉन्स ले लूं, मेरे पास, मैं किसी और के इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास ले लूं, तो मैं खुद क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, और उसको क्या कर दिया? मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल से भाषा में समझो कि जो इलेक्ट्रॉन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और को देता है, वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और को देता है, किसी एक रिएक्शन में जो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और दूसरे को देता है, तो वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन ले लेता है, वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। खुद के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को देता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां समझ में आ गई बात? और मैं बोल रहा हूं कि रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ गए आप? रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो खुद तो ऑक्सीडाइज होते हैं, दूसरे को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो खुद तो ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरे को रिड्यूस करते हैं। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना, वो खुद तो रिड्यूस होते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स जो है वो क्या होते हैं? क्षार धातु जो है वो क्या होते हैं? गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। गुड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि ये दूसरे को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। कैसे करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट का मैंने मतलब आपको समझा दिया कि ये इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। तो जितने भी आपके जो Li है, Na है, K है, ठीक है, ये जितने भी आपके क्षार धातु हैं क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं अपना। एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं नहीं निकालते? बताओ जल्दी। निकालते हैं ना एक इलेक्ट्रॉन, है ना? तो Li ने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, खुद क्या बन गया? Li प्लस बन गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसने दूसरे को दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? दूसरे को दे दिया। खुद तो क्या बन गया? Li प्लस बन गया, ठीक है। खुद ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया दूसरे को, खुद तो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, और दूसरे को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। अपना इलेक्ट्रॉन देके दूसरे को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। तो ये क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे ही CS की बात करें तो CS भी क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा, दूसरे को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, और खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, जो अपनी एल्कली मेटल्स हैं, वो क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी से दे देते हैं। अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तैयार बैठे रहते हैं। एल्कली मेटल जो क्षार धातु हैं वो तैयार बैठे रहते हैं एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं जल्दी से जल्दी, है ना। चलो, ये ऑर्डर है भाई जी, ये ऑर्डर है आपका। इसका ऑर्डर है कि कौन कितना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन कितना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका ये, ठीक है। Li के Ba, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों को मिला के ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो सेकंड ग्रुप के भी इसमें मिक्स है और फर्स्ट ग्रुप के भी उसमें मिक्स है ना। चलो, अब बात कर लेते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की। समझा चुका हूं आपको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बस थोड़ी सी देखनी है, उसके बाद में खत्म करते हैं ना आज का लेक्चर यहीं। ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देख लो ना। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी गैसीय या पिघली हुई अवस्था में, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसमें? गैसीय और पिघली हुई अवस्था में, ठीक है, ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ती है। ग्रुप में जैसे नीचे जाएंगे ना, फर्स्ट ग्रुप के अंदर लिथियम से सीजियम की तरफ जाएंगे, ऊपर से जब नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो क्या होता है? जो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है गैसीय और पिघली अवस्था, ये ध्यान में रखना कि गैसीय बोल रहा है और पिघली अवस्था बोल रहा है ना। गैसीय और पिघली अवस्था के अंदर सेम होगा, और तरल अवस्था जो उसके अंदर सेम होगा, अभी बताऊंगा, है ना। गैसीय या पिघली अवस्था में ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो बढ़ती है क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि लिथियम से सीजियम की तरफ जाएंगे, लिथियम से सीजियम की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगी। तो देखो भाई, मैं बोल रहा हूं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, तो क्या होगी? आपकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वो बढ़ेगी। तो ये आपको भी समझ में आ गई होगी। क्यों आ गई? क्योंकि भैया जीएस की जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, वो कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी पहले लेक्चर के अंदर ही पढ़ा चुका हूं मैं आपको, और पीरियोडिक टेबल के अंदर ही पढ़ा चुका हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कि जो अपना इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी बाहर निकाल दे उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं,
ठीक है। किसी एक एटम से अपन को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़े उसको आयनेशन एनर्जी बोलते हैं। तो लिथियम की साइज छोटी होती है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, और सीजियम की साइज बड़ी होती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो सीजियम जो है उतना इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकाल देगा, इसलिए सीजियम क्या है, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। सीजियम क्या है, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यही बात बोल रहा हूं कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी गैसीय और पिघली अवस्था में, गैसीय और पिघली हुई अवस्था में ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ती है, क्योंकि आयनेशन एनर्जी कम होती है। तो लिथियम से जब मैं सीजियम की तरफ जाऊंगा तो सीजियम की क्या है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो बढ़िया है। सीजियम की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़िया है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, गैसियस और मोल्टन स्टेट के अंदर, मोल्टन मतलब पिघली हुई अवस्था के अंदर, गैसियस और मोल्टन स्टेट पिघली हुई अवस्था के अंदर सबसे बढ़िया। आपको देखो, आपको ऑप्शन दे कि भैया गैसीय और मोल्टन स्टेट के अंदर, गैसीय या फिर मोल्टन स्टेट के अंदर, गैसीय पूछ ले या फिर आपको पिघली हुई अवस्था के अंदर पूछ ले कि बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो बोल देना सीजियम जो वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। और अगर आपको बोल दे कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तरल अवस्था के अंदर, है ना, इसको लिख दूं मैं, तरल अवस्था के अंदर, तरल अवस्था में, अब आप बोलोगे भैया ये गैस से तो समझ में आ रहा है, लेकिन पिघली हुई और तरल में क्या डिफरेंस है, पिघली हुई और तरल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये तो बताओ हमें। मैं बताता हूं आपको कि पिघली हुई और तरल में देखो, एक तो है पानी आपके पास में, एक तो है पानी आपके पास में, वो तो पानी है, वो क्या तरल है। एक आपके पास में बर्फ थी, एक आपके पास में बर्फ थी, आपने उसको धूप में छोड़ दिया, तब आपने उसको पिघलाया है, वो क्या है, पिघली हुई अवस्था, मोल्टन स्टेट है। ठीक है। अब एग्जाम्पल ये बता रहा हूं, वो क्या है, पिघली हुई, मतलब कोई ठोस चीज है, कोई भी ठोस चीज है, उसको आपने आग देके जैसे भी आपने उसको पिघला दिया, तो वो क्या है, मोल्टन स्टेट है यार, वो क्या है, तरल नहीं है, वो पिघली हुई अवस्था है। तरल क्या है, आपने पानी ले रखा, वो तरल है, उसको पिघलाया हुआ नहीं है, वो पानी है ना, पहले से तरल है वो। ठीक है। कोई ठोस चीज को आपने पिघलाया है, वो पिघली हुई अवस्था, मोल्टन स्टेट है। अगर आपने नॉर्मल पानी ले रखा, वो क्या है, तरल अवस्था है। समझ में आ गई बात। तो अगर आपको पूछे, क्वेश्चन में आ जाए कि भैया गैसीय या फिर पिघली हुई अवस्था के अंदर हमें बताओ कि सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आप बता दोगे कि भैया ऊपर से जब नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप के अंदर, तब क्या होती है, आयनेशन एनर्जी कम होती है, और जिसकी आयनेशन एनर्जी जितनी कम होती है वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है। जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट भी बढ़िया होगा, उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी बढ़िया होगी। तो सीजियम की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे बढ़िया होती है अगर आप गैसीय अवस्था और पिघली अवस्था की बात करोगे। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि भैया हमें तो तरल अवस्था की बताओ कि तरल अवस्था के अंदर पहले ग्रुप के अंदर कौन सा सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, तब यहां पर मामला चेंज हो जाएगा। क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिपेंड ऑन एसओपी। रिड्यूसिंग कैरेक्टर किस पर डिपेंड करेगा, एसओपी पर डिपेंड करेगा। ये जो है ना एसओपी, इस पर डिपेंड करता है भाई रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको गैसीय अवस्था में पूछ ले तो बोल देना कि आयनेशन एनर्जी जिसकी कम होगी उसका रिड्यूसिंग पावर बढ़िया होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़िया होगी। लेकिन आपको पूछ ले तरल अवस्था के अंदर बताओ हमें, तो तब आप बताओगे कि एसओपी के अकॉर्डिंग होगी। अब एसओपी की सबसे कम किसकी, सॉरी एसओपी, एक मिनट, सबसे पानी के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी छोड़ेगा, तो उसका ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि ये लिथियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम आएगा, उसके बाद में ये मतलब ये बीच में सेकंड ग्रुप के भी एलिमेंट घुसा रखे हैं, इसलिए लग रहा है ना। तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते सारे, लेकिन एलआई जो है उसकी एसओपी ज्यादा होती है। एसओपी ज्यादा होती है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी बढ़िया होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर लिथियम। अगर आपको पूछे, एक मिनट, अगर आपको पूछे कि भैया गैसीय या फिर पिघली अवस्था के अंदर हमें बताओ कि सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आप आंख में इसका आंसर कर देना कि सीजियम जो है वो बढ़िया एजेंट है। क्योंकि भैया अपन जब ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होती है, आयनेशन एनर्जी जो वो कम होती है। आयनेशन एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो दूसरे को उतना जल्दी क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है। तो उसकी रिड्यूसिंग पावर ही तो पूछी है। तो गैसीय और पिघली अवस्था के अंदर तो सीजियम जाएगा। लेकिन अगर आपको पूछ ले तरल अवस्था के अंदर, आपको पूछ ले तो तरल अवस्था के अंदर आप क्या बताओगे, तरल अवस्था के अंदर बोल देना लिथियम, क्योंकि उसकी एसओपी ज्यादा होती है, उसकी एसओपी ज्यादा होती है। एसओपी जिसकी ज्यादा, उसका स्ट्रॉन्ग, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उतना ही ताकतवर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो तरल अवस्था के अंदर लिथियम सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आप ऑर्डर याद रख लेना। और उसके अंदर गैसीय या फिर पिघली अवस्था के अंदर हो जाता है। लेकिन आप क्वेश्चन ये पूछ ले, आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ ही ना हो, गैसीय, पिघली हुई, तरल अवस्था, कुछ भी ना बोला हुआ, तब हम क्या करें, तब हमें क्या आंसर देना है। अब सिर्फ हमें पूछे कि रिड्यूसिंग पावर बताओ, रिड्यूसिंग
प्रॉपर्टी बताओ किसकी रिड्यूसिंग गुण जो है वो बढ़िया है। पहले ग्रुप के अंदर, फर्स्ट ग्रुप के अंदर रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा है, हमें तो ये बताओ। उसने गैसीय अवस्था, तरल अवस्था, बिजली अवस्था कुछ भी नहीं लिख रखा, सिर्फ पूछा, डायरेक्ट पूछा अपन को, तो आप आंसर किसकी तरफ करोगे? ये जो तरल अवस्था है ना, तरल अवस्था जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कैसी होती है उसके हिसाब से आंसर करोगे। मतलब लिथियम जो है वो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आपको कुछ भी ना बोले तो लिथियम आंसर कर देना, अगर आपको बोले गैसीय तब तो आपको बोल देना सीजियम, और अगर तरल बोल दे तो ये वाला बोलना है। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करी है। समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इसके आगे का अगले लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं, समझ में आया नहीं आया जरूर बताना यार, है ना। और आज पूरी क्लास के अंदर मैंने प्रॉपर हिंदी जो है वो यूज करी है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।